हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ये वही लॉ है जो जॉर्ज ओम्स ने दिया था। और ये ओम्स लॉ जो है वो तीन चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है, और वो तीन चीज़ क्या क्या है तो इस वीडियो में आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेक्चर नंबर 5। तो हेडिंग दीजिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? मैं पढ़ता हूँ। इट इज़ अ फंडामेंटल रूल इन इलेक्ट्रिसिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड इन अ सर्किट। ओम्स लॉ जो हमें सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ठीक है, अब ये रिलेशन होता कैसे है ये हम लोग समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स एक साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है जॉर्ज ओम। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हमारे सर्किट में, हमारे कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट। उसके अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज कितना दिया उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर और जितने भी दूसरे फिजिकल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखेंगे, और अगर वोल्टेज हम लोग देखेंगे तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ओम्स लॉ ने कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, अगर मैं उस सर्किट में वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो उस कंडक्टर में करंट भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया, यहाँ पर एक कंडक्टर लिखा, एक कंडक्टर। ठीक है, और इसको मैंने एक सर्किट, क्लोज सर्किट में बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक सेल के साथ जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल क्या था, वी था, वोल्टेज भी था। और ये देखा गया कि इस कंडक्टर में करंट जो जा रहा है आई जा रहा है। और जब उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया, तो उन्होंने नोटिस किया कि करंट भी बढ़ रहा है। और जब उन्होंने वोल्टेज को घटाया तो उन्होंने नोटिस किया कि करंट भी घट रहा है। इसलिए उन्होंने ये बोला कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल दे रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो उससे रिलेशन, उसके रिलेशन में जो दूसरा वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, और ये था ओम्स लॉ का रूल जो उन्होंने दिया था। अब इसे लिखेंगे कैसे? तो इसे लिखेंगे क्या, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये आपको दिख रहा होगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व इसको करते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एक्चुअल में ये होता है, बट हम लोग यूज ये करते हैं। ठीक है, अब यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं और इक्वल टू का साइन दिए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर एक कांस्टेंट है जिसका नाम दिया गया क्या, रेसिस्टेंस, जिसका नाम क्या दिया गया, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग ओम्स लॉ देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला मेरा क्या बना, वी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आई। इसे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसका याद करने का तरीका क्या है, ओम्स लॉ को याद करने का तरीका क्या है, तो ओम्स लॉ का आप याद कर सकते हैं, ओम्स लॉ वीर। ओम्स लॉ ने क्या दिया, वीर दिया। ओम्स लॉ ने क्या दिया, वीर दिया। वीर क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे, वीर, वी आई आर, वीर। ओम्स लॉ ने क्या दिया, वीर दिया, और आप वी के बाद क्या दे दोगे, इक्वल टू दे दोगे। ये बन गया वी इक्वल टू आई आर, जहां पर वी मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज है। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में। आर क्या है, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, ओम्स लॉ मतलब वीर, है ना। वीर क्या बोलेंगे इसको, वीर बोलेंगे, वीर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है,
potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना है, गिवन क्या क्या दिया है उसको लिखना है। तो मेरा गिवन क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग गिवन। अगर आप गिवन लिख लिए और क्या निकालना आपको ये पता चल गया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मेरा दिया हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर। वायर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर करंट है, मतलब आई का वैल्यू दिया हुआ कितना, 2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर, वायर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट, है ना, और जिसमें करंट कितना है मेरा, 2 एम्पियर। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस कितना है यह हमें निकालना है, मतलब हमको आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता होगा कि ओम्स लॉ ने हमको एक फॉर्मूला दिया क्या, वीर, वी आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर मेरे पास v का वैल्यू है, i का वैल्यू है, हमें r का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आई। तो v मेरा कितना है 0.1 और r मेरा कितना है, सॉरी i मेरा कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 0.05, है ना, ओम, ठीक है। अगर आपको डिवाइड देने नहीं आ रहा है तो यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ कितना आएगा 0। तो ये 1/20 हो गया और 1 को हम लोग 20 से डिवाइड देंगे तो ये हो गया 0.0, फिर 0 देंगे यहाँ 0, फिर ये हो गया 25 या 100, ठीक है। ये मेरा हो गया 0.05 क्या, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में। तो रेसिस्टेंस, अभी ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि V इक्वल टू आई आर, ये हमने ओम्स लॉ में फॉर्मूला एक पढ़ा, V इक्वल टू आई आर। तो V तो हमें पहले से मालूम था कि V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। I भी हमें मालूम था, I क्या होता है, करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है सर्किट में। लेकिन ये R है, ये R क्या है, रेसिस्टेंस तो है, रेसिस्टेंस हम लोग मानते हैं, R का फुल फॉर्म रेसिस्टेंस है, बट ये आता कहाँ से। तो अब एक बात बताइए कि जब मैं एक सर्किट में एक कंडक्टर को एक सर्किट में, क्लोज सर्किट में जोड़ दूं एक पोटेंशियल के साथ, एक बैटरी के साथ जहां से पावर सप्लाई हो, तो वोल्टेज क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। वोल्टेज का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को धकेलना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैटर हो, है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमारे चारों ओर जो भी है वो मैटर है, और मैटर किससे बने हुए हैं, एटम से, ठीक है। अब एक कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है मेरा, ये कंडक्टर ए भी है, ये कोई धातु ही होगा। अब इसको मैंने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका है दिया हुआ, भी दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल कितना दिया हुआ, भी दिया हुआ है। अब ये पोटेंशियल क्या करेगा, आपको पता ही होगा कि वोल्टेज ही यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस वायर के अंदर, चूंकि ये एक मैटर है और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, न्यूक्लियस है, आयंस हैं, आयंस लिक्विड में होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एटम से टकराएंगे, उनके रास्ते में एटम्स आएंगे, उनके रास्ते में न्यूक्लियस आएंगे। वो क्या करना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, अपोज करना चाहेंगे, ठीक है। तो किसी भी मैटर का या कंडक्टर का, कंडक्टर ले लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो करंट तो कंडक्टर में ही फ्लो करेगा, है ना। तो किसी भी कंडक्टर का ये एक प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको अपोज करने का, वो एक प्रॉपर्टी होता है। तो रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, वो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो इसे लिखते हैं, चलिए राधा टॉपिक दीजिए, हेडिंग दीजिए, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या है, तो इट इज द
property by which it is the property by which uh, it opposes the flow of electric current. It opposes the flow of electric current through the conductor. ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, जिसके द्वारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज किया जाता है ना। और इसे हम लोग ओम्स लॉ से ही इसको हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू क्या, वी बाई आई। आर इक्वल टू क्या, वी बाई आई, ठीक है। और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, इसको मेजर किस में करते हैं, तो द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अब चूंकि इसको जॉर्ज ओम ने दिया था, बनाया था, V इक्वल टू आई आर, उनके कॉन्सेप्ट से ही आ रहा था, इसलिए उनके नाम पर इसका हम लोग ऐसा यूनिट दिया है ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है ना, रोकने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि R जो है वो V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और I जो है वो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 2 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट क्या, अगर हम लोग ऐसे लिख ले, सॉरी उल्टा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन हम लोग इसको I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि I जो है यानी करंट जो है वो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि किसी एक वैल्यू को बढ़ाने पर दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, किसी एक वैल्यू को घटाने पर दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक घटेगा। तो यहां से पहला पॉइंट ये बनता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जिसको V से डिनोट किए हैं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये बनता है कि I जो है वो R यानी रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और एक वैल्यू को हटाएंगे तो दूसरा वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस R, इसको ऐसे समझिए। अब मैं वोल्टेज का मतलब क्या, फोर्स इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है ना, ढकेल रहा है। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं धीरे से ढकलूंगा तो कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, और जोर से ढकलूंगा तो ज़्यादा जाएगा। तो कम फोर्स कम डिस्टेंस, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस। अच्छा, अगर हम धीरे ढकेलेंगे तो वो धीरे जाएगा, जोर से ढकेलेंगे तो स्पीड में जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये यहाँ ढकेलने का काम कौन कर रहा है, वोल्टेज। और कौन किसको ढकेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब होता क्या है, तब वहां आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्टेज यानी कि फोर्स, धकेलने का काम, वोल्टेज को बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ा, और स्पीड बढ़ा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ गया। तो ये कैसा प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब वोल्टेज को पुश कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन तेज जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, जब धीरे से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन धीरे जा रहा है तो करंट भी धीरे। इसका मतलब ये कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाऊंगा करंट भी घटेगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है, दो टर्म एक दूसरे का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक को बढ़ाने पे दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक को घटाने पे दूसरा भी घटेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लाइक मान लीजिए रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, बाधा, ठीक है। अगर मेरे रास्ते में मान लीजिए मैं मेला घूमने गया, ठीक है, दुर्गा पूजा का मेला, आपको सबको पता होगा दुर्गा पूजा का मेला में कितना भीड़ होता है। हमारे यहाँ कतरास में मेला लगता है दुर्गा पूजा का, बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़। अब अगर मैं जहाँ क्राउड ज़्यादा है
वहां मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहां मेरा चलने का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जहां क्राउड ज्यादा है। क्राउड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमको मुझे अपोज करने का, मुझे अपोज करने का, मुझे रोकने का, मतलब आगे क्राउड जो ज्यादा है, जिस कारण से मेरा स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और जब खाली हमको नजर आ रहा है, जब क्राउड थोड़ा कम हो जा रहा है, थोड़ा खाली नजर आ रहा है, तो मेरा क्या स्पीड बढ़ जा रहा है। इसको इसका समझिएगा, ध्यान समझिएगा। क्राउड कम हुआ, मेरा स्पीड बढ़ गया। क्राउड ज्यादा हुआ, मेरा स्पीड घट गया। अब ये क्राउड कौन है, कंडक्टर में ये क्राउड का काम कौन कर रहा है, तो कंडक्टर में क्राउड का काम कर रहा है एटम्स, न्यूक्लियस, और मैं हूं इलेक्ट्रॉन जो इधर से मूव कर रहा हूं। अब अगर क्राउड ज्यादा, क्राउड अगर ज्यादा, बाधा ज्यादा, बाधा का मतलब क्या, रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम, और जब इलेक्ट्रॉन धीरे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। ठीक है, क्राउड ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट धीरे, स्लोली, जिससे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या, कम। और क्राउड कम तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा, जिस कारण से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या कि रेसिस्टेंस मतलब बाधा अगर ज्यादा हो तो करंट कम होगा, अगर बाधा कम हो तो करंट ज्यादा होगा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हम लोग इन दोनों के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हो, इस चैनल में अगर आप नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके बैचमेट हैं। ठीक है, और क्लास 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये था, मैंने आपको ये बताया कि आई जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पीडी। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इसको डिनोट करते हैं किससे, वी से। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, सबको मालूम है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, पहला पॉइंट अच्छे से समझना, इधर उधर देखना नहीं है, दम अपने आंखों को वीडियो में कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इधर उधर देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। अब पहला मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि आई जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक का वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा। और हमें जैसा पता है कि हम लोगों ने अभी आई का फॉर्मूला पढ़ा था, आई इक्वल टू वी बाई आर, पोटेंशियल क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ से। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। ध्यान समझिएगा, यहां पर मैंने क्या किया, एक वायर लिया, एक छोटा सा कंडक्टर लिया, ठीक है, और इसको मैंने एक वोल्टेज के साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, जिसमें वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है। ठीक है, और इस सर्किट में करंट फ्लो होगा कहां से कहां, प्लस से माइनस। याद रखिएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन प्लस से माइनस। ठीक है, और एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है जो कन्वेंशनल डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब माइनस से प्लस। तो करंट जा रहा है मेरा प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, करंट कितना है, आई है। अब ये कंडक्टर है, मेरे कंडक्टर है तो ये मैटर है, मैटर है तो एटम से बना हुआ है, और इसमें एटम्स हैं, न्यूक्लियस है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो उसको अपोज करेगा। तो समझ लेते हैं इसका अपोजिशन पावर जो है रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी आर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक नया सेम कंडक्टर जो मैंने ऊपर लिया, सेम कंडक्टर मैंने यहां पर लिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था। बस मैंने किया क्या, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैंने एक बैटरी और जोड़ दिया, सेम पोटेंशियल का एक बैटरी और जोड़ दिया, तो V प्लस V, इसका भी, और एक और जोड़ दिया सेम पोटेंशियल का, इसका भी, तो कितना हो गया, 2V। मतलब जो नया पोटेंशियल मेरा V डैश मान लेते हैं हम लोग, जो नया पोटेंशियल हो गया वो पुराने वाले का क्या हो गया, डबल हो गया, पुराने वाले का क्या हो गया, डबल हो गया। समझने की कोशिश करिएगा, मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, मैंने दोगुना कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि फोर्स, ढकेलने का जो ताकत है, जो फोर्स है, उसको मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूव करेगा,
और जब इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगा ना, लेकिन कितना होगा मैं ये नहीं मालूम, तो हम लोगों ने मान लिया ये करंट कितना हो गया, आई डैश हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट पहला सर्किट से देखते हैं। अगर पहला सर्किट को देखें और ओम्स लॉ का थ्योरी को याद करें तो उन्होंने वी आई और आर के बीच में एक रिलेशन बताया था, वी, है ना। तो हम लोग आई लेते हैं, आई इक्वल टू क्या लेते हैं, वी बाई आर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड आपको पता है कि मैंने दूसरे फिगर में कंडक्टर सेम रखा है, मतलब रेजिस्टेंस मेरा सेम होगा, लेकिन करंट जो है मेरा बदल गया। क्यों? क्योंकि मैंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो पोटेंशियल मैंने कितना कर दिया, वी डैश कर दिया, मेरा रेजिस्टेंस वही है। अब बताइए जो पोटेंशियल मैंने बढ़ाया वो कितना बढ़ाया, दोगुना किया ना, कितना किया, डबल किया, 2v। तो यहां पर ये मेरा वी डैश क्या हो गया, 2v, और नीचे में क्या था, r था। अब यहां से आप जरा ध्यान देखिएगा, आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई वी बाई आर। अब ये v बाई आर को ध्यान से देखो, क्या ये v बाई आर आई के इक्वल है, तो जी हाँ है। तो ये आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2i। अब देखने वाली बात है कि जो मेरा नया करंट आई डैश था, जब मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट जो आई डैश आया था वो पुराने वाले का यानी पहले वाले का, जब मैंने पोटेंशियल भी रखा था उसका क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब ये कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा। और कैसे बढ़ा, जब मैंने उसको डबल किया, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जब मैंने वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी मेरा क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब मैं क्या करता हूं, करंट को अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देता हूं। ठीक है, मतलब पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, मान लो मेरा पहले जो बैटरी लगाए थे मैंने वो 10 वोल्ट का था, और जब मैंने दूसरी बार लगाया तो 5 वोल्ट का लगाया था, मतलब आधा कर दिया। पहले का V था, मान लो पहले का V था, तो जो नया लगाया V डैश वो क्या कर दिया मैंने, आधा कर दिया। ठीक है, तो ये थर्ड के साथ आता है, जब मैंने आधा किया तब क्या होगा, तो यहां देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई डैश इक्वल टू वी डैश आर, लेकिन सेकेंड केस में मैंने क्या किया हो, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ किया हूं। तो यहां पर क्या हो गया, वी डैश इक्वल टू क्या लिखूंगा, वी बाई टू, क्यों गया वी बाई टू, और नीचे में था क्या, आर। अब आई डैश इक्वल टू ये 1/2 हो गया मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखिए ये v बाई आर क्या है, तो v बाई आर मेरा कितना है, i है। तो आई डैश कितना आया, हाफ मल्टीप्लाई i, मतलब i बाई टू, आई बाई टू। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहा हूं करंट भी डबल हो जा रहा है, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहा हूं करंट भी हाफ हो जा रहा है। कब, एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब सेम कंडक्टर में, अगर सेम कंडक्टर है तभी तभी इसको यूज करना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया करंट भी हाफ। ठीक है, इसे आपको अगर नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको लिखवा देता हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसका मेरा जो पहला पॉइंट आया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is doubled, जब कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने उससे डबल किया, देन द करेंट flowing through it also gets doubled। ठीक है, जब मैंने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया तब ये देखने को मिला कि करंट जो उसमें कंडक्टर में जा रहा है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। और जो मैंने दूसरा देखा उसमें क्या देखा कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुए देन द करेंट ऑल्सो गेट्स हाफ, करंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं करंट भी डबल, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहे हैं
करंट भी हाफ। लेकिन ये सब सारा चीज जो हो रहा है वो कब हो रहा है? एट कांस्टेंट रेसिस्टेंस, मतलब सेम मटेरियल पर। हम लोग मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैटरी को चेंज कर रहे हैं, हम लोग वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और वोल्टेज को चेंज करने पर करंट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। कैसे? डायरेक्टली। अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ जा रहा है, वोल्टेज घटा रहे हैं करंट भी घट जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा। चेंज किसको कर रहे थे हम लोग चेंज कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस को। बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, घटा रहे थे तो करंट घट रहा था। लेकिन दूसरे केस में हम लोग इस बार क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखेंगे, है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे। और इस पर चेंज क्या करेंगे, हम लोग मटेरियल को चेंज करेंगे, मतलब रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, आर से नोट करते हैं। तो मेरे पास ये था फॉर्मूला, आई इक्वल टू वी बाई आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और इस बार आई जो है वो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस बार हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी को कांस्टेंट रखा है, बैटरी को चेंज नहीं किया है। एक कंडक्टर मैंने लिया ए बी और इसे एक सप्लाई से जोड़ दिया, एक पावर सप्लाई से, जिसमें वोल्टेज क्या था? वी था। तब मैंने देखा कि इसमें करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। एक मैंने दूसरा कंडक्टर लिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? जिसका रेजिस्टेंस आर डैश है। ठीक है, और इसे भी मैंने सेम पोटेंशियल वाले बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर भी पोटेंशियल वाला बैटरी था, यहां पर भी सेम पोटेंशियल वाले बैटरी से मैंने इसे जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन देखा कि इसमें करंट जो है वो सेम नहीं है पहले जैसा, करंट इसमें बदल गया। अब वो कैसे बदला उसे हम लोग देखते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या है कि इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का। तो फ्रॉम फर्स्ट फिगर से अगर देखें हम लोग, तो बाय ओम्स लॉ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर। ठीक है, अगर मैं सेकेंड फिगर का बात करूं तो यहां से आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर डैश। ठीक है, आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर डैश। अब मैंने आपको बोला कि भाई साहब इस बार जो मैंने कंडक्टर लिया, दूसरा लिया, और इस बार जो मैंने कंडक्टर लिया वो पहले वाले से उसका रेजिस्टेंस डबल है, मतलब जो दूसरा कंडक्टर लिया वो पहले वाले का क्या है? डबल है। तो जब मैंने उसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया, आर डैश का वैल्यू 2r, जब मैंने पुट किया तो यहाँ से 1/2 और v बाई आर का वैल्यू कितना है? आई है। तो यहाँ देखने को मिला मुझे क्या कि जो नया करंट आया वो पुराने वाले का क्या हो गया? वो डबल हो गया। पुराने वाले का क्या हो गया? डबल हो गया। वोल्टेज थोड़ा बहुत कम हो गया, मैं थोड़ा वोल्टेज बढ़ा के आता हूँ। हाँ, अभी वोल्टेज ठीक है। तो हुआ क्या था, वोल्टेज कम हुआ तो मतलब कि फोर्स कम लग रहा था, इलेक्ट्रॉन धीरे मूव कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट भी धीरे जा रहा था, जिस कारण से लाइट मेरा क्या हो गया? डिम हो गया था। फैन भी मेरा बहुत स्लो हो गया था, इसलिए मुझे गर्मी ज़्यादा लगने लगा था। तो एग्जाम्पल आपको दिख गया है ना। तो यहां से आपको दिख क्या रहा है कि जब मैंने दूसरा कंडक्टर लिया और ये कंडक्टर मैंने क्या किया, पहले वाले से इसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया, है ना। तो यहां देखने को क्या मिला कि जो करंट था वो पहले वाले का हाफ हो गया, जो नया करंट आईडेस था वो पहले वाले का हाफ। आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। और जब रुकावट बढ़ेगा तो करंट तो घटेगा ही ना, जब रुकावट बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो यहां पर करंट क्या हो गया? हाफ हो गया। अब मैं अगर क्या करूं, अगर मैं ऐसा कंडक्टर ले लूं जिसका रेजिस्टेंस पहले वाले से हाफ है, जिसका रेजिस्टेंस पहले वाले से क्या है? हाफ है, तो यहां पर क्या होगा? आई डैश इक्वल टू क्या है मेरे पास? वी बाई आर डैश। और इस बार क्या है, जो करंट रेजिस्टेंस मेरा वो पहले वाले का हाफ है, मतलब r/2।
तो आर डैश के जगह पर मैंने क्या पुट किया, आर बाई टू। अब ये बाई टू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये मेरा टू यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए टू मल्टीप्लाई वी बाई आर, और वी बाई आर क्या होता है, आई होता है पहले वाले से। तो यहाँ से आई डैश कितना आया, आई डैश मेरा कितना आया, टू आई आया। इसका मतलब कि जब मैंने रेजिस्टेंस यानी कि बाधा को घटाया तो करंट बढ़ गया। अब अभी जो वोल्टेज यहाँ कम हुआ था मेरे स्टूडियो में, तो ये रेजिस्टेंस के कारण कम नहीं हुआ था कि रेजिस्टेंस डबल हो गया तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। ऐसा थोड़ी था कि अभी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया था तो इसलिए वोल्टेज मेरा कम हो गया और फिर अभी मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया। नहीं, इसमें वायर लगे हुए हैं, हमारे वायरिंग में जो वायर लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सारे वायर सेम है, उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो भैया ये करंट कम कैसे हो रहा है, करंट ज़्यादा कैसे हो रहा है, वो काम हो रहा है वोल्टेज के कारण। ठीक है, वोल्टेज मेरा अभी क्या हुआ था, कम हुआ था। वोल्टेज कम होने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को वो धीरे पुश कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन धीरे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम था, जिस कारण से लाइट क्या हो गई थी, डिम हो गई थी, फैन बहुत स्लो हो गए थे। लेकिन जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से पुश कर रहा था, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा था मूव करने का, तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा हो गया। और अब देखिए वोल्टेज, अब लाइट बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, फैन बहुत तेज चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर हमारा जो पहला कंडीशन था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, वो यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए तो इसे मैं लिखवा देता हूँ। तो क्या है, जब मैंने रेजिस्टेंस को डबल किया, ठीक है, इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन द करंट गेट्स हाफ, करंट मेरा क्या हो गया, आधा हो गया। और जब मैंने रेजिस्टेंस को आधा किया, इफ रेजिस्टेंस इज हाफ, द करंट गेट्स डबल, करंट क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, उसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक आयरन, क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट of 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है ना, जिसमें करंट कितना है 3.4 एम्पियर, कहाँ से करंट आ रहा है, सप्लाई लाइन से आ रहा है, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, what current will this electric iron draw when connected to 110 volt सप्लाई लाइन। ऑप्शंस हैं 3.4 वोल्ट, ऑप्शन बी है 6.8 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.7 वोल्ट और ऑप्शन डी है 4.6 वोल्ट। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन जिसमें करंट आ रहा है 3.4 एम्पियर, कहाँ से, एक सप्लाई लाइन से जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन, इसी इलेक्ट्रिक आयरन में, इसका मतलब मैंने कंडक्टर को चेंज नहीं किया,
तो अगर मैंने कंडक्टर को चेंज नहीं किया तो क्या चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक आयरन में क्या करंट आएगा, क्या करंट ड्रॉ होगा व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, जब मैं इसको 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से करंट करूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि सेम कंडक्टर है, वोल्टेज क्या हो रहा है 220 वोल्ट, यहाँ 220 वोल्ट है और यहाँ 110 वोल्ट है। तो जब 220 वोल्ट था तब करंट कितना था 3.4 एम्पियर। वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज हो गया हाफ, वोल्टेज क्या हो गया हाफ। और आपको पता होगा कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। तो वोल्टेज अगर आधा हो गया तो करंट भी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आई भी मेरा क्या हो जाएगा, जो नया आई होगा वो पहले वाले का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.7 वोल्ट। सॉरी, करंट निकाला था ना, यहाँ एम्पियर होगा, ऑप्शन थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, ठीक है। तो मेरा ये करंट कितना आया 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। ये क्वेश्चन को हम लोग ने डायरेक्ट सॉल्व किया अपने थ्योरी से कि वोल्टेज को आधा करने पर करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, एक और भी नया टॉपिक लेकर आऊंगा मैं, बहुत मजा आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग भी जरूर आइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे वीडियो को, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।